वेलकम बैक लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। आज है जर्नल एंट्री की 5th क्लास और हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। डिस्काउंट, रिबेट, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, बेड डेब्ट्स, इन सभी ट्रांजैक्शंस की एंट्री तो हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। आज हम कुछ और ट्रांजैक्शंस की एंट्री रिकॉर्ड करना भी सीखेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन सभी ट्रांजैक्शंस की भी एंट्री अच्छे से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम समझेंगे फिक्स एसेट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की परचेजिंग करना गुड्स की परचेजिंग करने से डिफरेंट होता है, क्योंकि गुड्स को तो हम परचेज करते हैं रीसेल करने के पर्पज से। आज हमने गुड्स परचेज करे, कल हम उन्हें बेच देंगे। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डिलीवरी वैन, इन्हें हम परचेज करते हैं लॉन्ग टर्म के यूसेज के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। जिस ईयर में हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं उसी ईयर में एसेट को बेचने का हमारा इरादा नहीं होता, हम इसे लंबे पीरियड तक यूज करते रहते हैं। इसलिए गुड्स की परचेजिंग करना तो परचेज अकाउंट में ट्रीट होता है, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स की परचेजिंग, सेल, ये सब फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट अलग से ओपन करा जाता है, उसमें ट्रीट करते हैं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स की परचेजिंग करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसलिए एसेट को परचेज करते हुए फिक्स्ड एसेट अकाउंट इंक्रीज होगा, तो इसलिए फिक्स्ड एसेट का अकाउंट हो जाता है डेबिट। और अगर हम कैश या फिर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश या बैंक का बैलेंस रिड्यूस होगा, तो इसलिए कैश या फिर बैंक अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट। और अगर हम उधार खरीद रहे हैं एसेट को तो सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट होता है। जब हम गुड्स को उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर का अकाउंट आता है, क्योंकि क्रेडिटर वो बंदे होते हैं जो हमें गुड्स उधार बेचते हैं। लेकिन सप्लायर वो लोग होते हैं जो हमें फिक्स एसेट्स उधार बेचते हैं। तो इसलिए फिक्स एसेट्स की परचेसिंग उधार पे करते हुए सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट होता है, ना कि क्रेडिटर का अकाउंट। तो एंट्री बन जाती है परचेजिंग के टाइम पर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, पेमेंट कर रहे हैं तो, पेमेंट नहीं कर रहे तो टू सप्लायर्स अकाउंट, बीइंग एसेट्स परचेज्ड। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कैरेज, फ्रेट और वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन। अब आपने मशीनरी खरीद तो ली सप्लायर से, लेकिन सप्लायर के शोरूम से लेकर के आपके वर्क प्लेस तक मशीनरी को लाने का खर्चा, जैसे डिलीवरी चार्जेस, कैरेज, फ्रेट, और आपके वर्क प्लेस पर लाने के बाद उसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस, आपने लेबर को वेजेस दी इंस्टॉल करने के लिए, असेंबल करने के लिए, ये सभी चार्जेस आप मशीनरी के परचेस करने के टाइम पर ही वन टाइम पे करोगे ना, बार बार तो पे नहीं करोगे। या फिर आपने कोई बिल्डिंग बनवाई तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के चार्जेस भी आपको वन टाइम पे करने हैं, बार बार पे नहीं करने। जब बिल्डिंग बन गई तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन चार्जेस पे कर दिए हमने। या फिर आपने कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी और खरीदते ही आपने उसकी कोई रिपेयर करवाई अपने फर्स्ट टाइम यूज के लिए, तो इन सभी जो चार्जेस होते हैं ये इंस्टॉलेशन के या फिर कंस्ट्रक्शन के या फिर मशीनरी खरीदते ही रिपेयर के चार्जेस जो होते हैं, ये वन टाइम पेमेंट होती है। तो इसलिए ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होते। तो जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये वन टाइम परचेजिंग पर आ रहे हैं, तो इसलिए इनको मशीनरी या फिर बिल्डिंग के अकाउंट में ही डेबिट करा जाता है, क्योंकि इन खर्चों से मेरा जो एसेट है उसका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो मशीनरी या फिर बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश या फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जब भी हम इंस्टॉलेशन या फिर कंस्ट्रक्शन के चार्जेस पे करते हैं या फिर मशीनरी खरीदते ही रिपेयर के चार्जेस पे कर देते हैं। लेकिन अगर हम बाद में, हमने मशीनरी खरीदी थी पिछले साल और हम उसको यूज करते जा रहे हैं तो बीच में कोई खराबी आ गई, अगर हमने रिपेयर चार्जेस पे करे एग्जिस्टिंग एसेट पर, तो उस केस में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एसेट को चलाने का खर्चा है वो। तो उस केस में रिपेयर का अकाउंट ही डेबिट होगा, एक्सपेंस है हमारा, और कैश या फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बीइंग रिपेयर्स मेड, और परचेज के टाइम पर पे करने पर मशीनरी या फिर बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेप्रीसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? फिक्स एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आना यूसेज के साथ में। तो टेंजिबल एसेट की अगर वैल्यू गिर रही है तो उसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। और अमोर्टाइजेशन क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, अगर इनकी वैल्यू गिर रही है तो इसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन होना हमारे लिए एक रेगुलर एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए डेप्रीसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन का काउंट हो जाता है डेबिट। और इस एक्सपेंस के होने से ये एक ऐसा नॉन कैश एक्सपेंस है जो हम कैश में तो पे नहीं कर रहे, लेकिन हमारी एसेट की वैल्यू गिर रही है, तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए एसेट का अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। तो एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एसेट को हम बेचने जा रहे हैं।
अब फिक्स एसेट को आप बेच रहे हो तो आपकी एसेट का बैलेंस तो रिड्यूस हो जाएगा ना, तो इसलिए फिक्स एसेट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और आपके पास कैश या फिर बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर आप उधार बेच रहे हो एसेट को तो परचेजर का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और इसके साथ यहां पर आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या फिर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये क्या होता है, अब ध्यान से समझना। आपने कोई मशीनरी परचेज करी 2024 में 1 लाख रुपीस की, और आपने इसको 5 साल तक यूज करा। 5 साल आपने यूज करा, पर ईयर आप इस पे 10,000 रुपीज का डेप्रीसिएशन लगाते हो। डेप्रीसिएशन हर साल लगता है और एक ये अनुमानित वैल्यू होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। हमने सोच लिया कि मेरी मशीन हर साल 10,000 की वैल्यू पे गिर जाएगी, उसकी मशीन की वैल्यू। तो 5 साल के बाद जब आपने 10,000 का डेप्रीसिएशन हर साल लगाया तो 1 लाख रुपए की मशीन 5 साल बाद रह जाएगी हमारी 50,000 रुपए की। अब आप इसको बेचने के लिए मार्केट में निकले। ये जरूरी थोड़ी है कि मार्केट का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम आपके जैसा हो, मार्केट में भी 10,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा हो सकता है ये 50,000 की जो मशीन है आपकी बुक्स में ये ज्यादा की भी बिक सकती है, कम की भी बिक जाए। तो अगर ये 50,000 रुपए की मशीन जो आपकी बुक्स में है ये 40,000 रुपए की बिक गई तो इस पे आपको 10,000 रुपए का हुआ लॉस। तो इसे हम कहते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो डेप्रिसिएशन माइनस करके हमारी बुक वैल्यू है उसके ऊपर भी अगर हमें बेचते हुए टाइम पर कोई और लॉस हो जाए तो उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में। और अगर ये 50,000 रुपए की मशीन आपकी 60,000 रुपए की बिक जाती तो इस केस में 10,000 रुपए का हो जाता आपका गेन, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। गेन प्रॉफिट से अलग होता है, प्रॉफिट रेगुलर नेचर का होता है, गेन कभी कभी होता है, तो इसलिए हम इसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहते हैं। तो या तो लॉस होगा या फिर गेन होगा। लॉस हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, गेन हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। इस एंट्री को आप आगे आप डेप्रीशिएशन चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर आप डिटेल में समझोगे कि डेप्रीशिएशन जब लगता है फिक्स्ड एसेट्स पर तो कैसे बुक वैल्यू बनती है और कैसे जब हम एसेट्स को बेचने जाते हैं तो कैसे लॉस और गेन कैलकुलेट होता है, पूरा डिटेल में आप तब समझोगे। फिलहाल आप एंट्री देख सकते हो, एंट्री बनेगी कैश या फिर बैंक या फिर परचेसर अकाउंट डेबिटेड। लॉस हो रहा है तो लॉस का अकाउंट डेबिटेड, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और गेन हो रहा है तो गेन का अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा जब हम एसेट को बेचने जाते हैं। नेक्स्ट है मिसलेनियस या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। मिसलेनियस मतलब छोटे मोटे खर्चे हो गए, जैसे डेली के बेसिस पर चाय पानी पी लिया बिजनेस में या कुछ खा पी लिया या फिर नॉर्मल सा जो छोटा छोटा खर्चा होता है ना 10 20 15 रुपए का। तो इन छोटे छोटे खर्चों के लिए ना अलग अलग से हम एंट्री नहीं करते कि ये 10 रुपए का खर्चा यहाँ पे 15 रुपए का यहाँ पे। हम पूरे दिन का एक टोटल लगा लेते कि पूरे दिन में हमने सपोज 200 300 रुपए खर्च करे सन्ड्री एक्सपेंसेस पे, छोटे छोटे खर्चों के लिए। तो दिन के एंड पर एक्सपेंस हमारे डेबिट हो जाते हैं ना, तो मिसलेनियस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस के अकाउंट को तो हम कर देते हैं डेबिट। और हम कैश में पे कर रहे हैं इन्हें तो कैश अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं कि इन एंट्रीज को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ गोपाल। June 1 परचेज बिल्डिंग एंड इशूड चेक ₹15 लाख। हमने बिल्डिंग परचेज करी और चेक से पेमेंट कर दी 15 लाख रुपए की। तो June 1 को हमारे पास एंट्री हो जाएगी, बिल्डिंग हमने परचेज करी है तो एसेट इंक्रीज हो रही है तो बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और हमारे बैंक से पैसे कट जाएंगे तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा तो एसेट रिड्यूस होते ही क्रेडिट हो जाती है। तो एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 15 लाख रुपीज। नरेशन लिख देंगे बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है June 10 परचेज मशीनरी फ्रॉम रैमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट ₹2 लाख। हमने मशीनरी खरीदी रैमसन से 2 लाख रुपए की क्रेडिट उधार पे खरीदी है। दोबारा हमने एसेट परचेज करी है तो June 10 एसेट अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो मशीनरी अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। बट हमने ये उधार खरीदी है तो यहां आएगा टू रैमसन अकाउंट।
बीइंग मशीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि हमने उधार खरीदी थी तो सप्लायर का नाम आ जाएगा। अमाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जून 10 पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी ₹10,000। अब हमने जो मशीनरी परचेज करी है, इसी मशीनरी को परचेज करने के लिए जो हम अपने वर्क प्लेस पर लाए, उसके लिए हमने डिलीवरी चार्जेस पे करे 10,000 रुपए के। जब हम परचेज करते हुए टाइम पर कोई भी हम खर्चा करते हैं तो अभी हमने समझा था वो हमारा एसेट अकाउंट में ही जाता है। तो मशीनरी पर हमने फ्रेट एंड कैरेज दी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फ्रेट एंड कैरेज के नाम से नहीं आएगा क्योंकि ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और हम इसे कैश में पे कर देंगे तो टू कैश अकाउंट, ₹10,000। नरेशन में लिख देना बीइंग फ्रेट एंड कैरेज पेड। नरेशन में हम शो कर देते कि हाँ ये परचेज का प्राइस नहीं है, फ्रेट एंड कैरेज का प्राइस है, लेकिन हम एंट्री पास करते हैं मशीनरी के नाम से ही जब भी हमको इंस्टॉलेशन चार्ज पे करते हैं। नेक्स्ट है जून 15 बॉट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स दिल्ली फॉर कैश ₹10,000। हमने फर्नीचर खरीदा हिंद ट्रेडर से लेकिन कैश पे करके खरीदा। जब कैश दे दिया तो नाम से क्या मतलब है, तो बस कैश से एंट्री कर देंगे। हम एसेट की परचेजिंग कर रहे हैं तो एसेट हमारे पास आ रही है तो एसेट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। और कैश से हमने पेमेंट कर दी तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ₹10,000। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। जून 20 bought computers from HP Limited नोएडा एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर ₹50,000। हमने कंप्यूटर खरीदा HP लिमिटेड से और अमाउंट पे करा इंटरनेट ट्रांसफर से। जब हमने तुरंत अमाउंट पे कर दिया इंटरनेट ट्रांसफर यानी बैंक से अमाउंट पे कर दिया तुरंत, तो फिर दोबारा हमारे नाम से क्या मतलब है हमें, तो हम तो सीधा बस एंट्री करेंगे अपनी बुक्स में, हमने कंप्यूटर परचेज करा है तो कंप्यूटर अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। और इंटरनेट ट्रांसफर हमने करा तो बैंक अकाउंट से हमारे पैसा कट जाएगा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ₹50,000। बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। जून 21 पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹5,000। हमने मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे कर दी, हमने कितने, ₹5,000। तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्ज हम वन टाइम ही पे करेंगे, तो इस चार्ज को भी हम मशीनरी के अकाउंट में ही एड ऑन कर देंगे। तो जून 21 को एंट्री हो जाएगी, मशीनरी का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। जो भी खर्चा हम वन टाइम पे करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए परचेजिंग के बाद वो सब एसेट के अंदर ही इंक्लूड होता चला जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ₹5,000। नरेशन में मेंशन कर देंगे बस बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, कॉस्ट प्राइस ₹5,000, सेल प्राइस ₹6,000। हमने अपने ही गुड्स यूज कर लिए फर्नीचर बनाने में जिनका कॉस्ट प्राइस था 5,000 और सेल प्राइस था 6,000। हमने फर्नीचर तो बना लिया ना, तो हमारे पास एक एसेट तो आ रही है।
जून 22। अब एसेट आ रही है फर्नीचर के नाम की, तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। लेकिन हमने इसके बदले कैश पे नहीं करा, हमने अपने गुड्स का यूज करा फर्नीचर बनाने में, तो हमारी परचेज घट जाएगी, तो इसलिए परचेज अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। बीइंग गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। अब इनका कॉस्ट प्राइस था 5,000, सेल प्राइस था 6,000, तो हमारे पास तो कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड रहता है ना, तो हम 5,000 से एंट्री पास कर देंगे, सेल प्राइस से एंट्री नहीं करते। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रिपेयर चार्जेस फॉर एग्जिस्टिंग मशीनरी ₹2000। पहले से कोई मशीनरी थी उस पर रिपेयर चार्जेस पे करे हैं। इसको ध्यान से देखना, हमने जो मशीन परचेज करी उस पे नहीं दिए रिपेयर चार्जेस, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। पहले की कोई मशीन रखी हुई थी उस पर रिपेयर चार्जेस दिए हैं 2,000 रुपए के, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस के नाम से ही आता है। तो जून 25 रिपेयर हमारा एक्सपेंस है, तो रिपेयर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश से हम रिपेयर पे कर देंगे ₹2,000। बीइंग रिपेयर्स मेड। लास्ट ट्रांजेक्शन जून 25 bricks, cement, etc. ₹4 1,50,000 and timber ₹2 lakh purchased for the renovation of building. Payment was made by check. हमने ब्रिक्स सीमेंट खरीदे 1.5 लाख के, टिम्बर खरीदा 2 लाख का, ये सब हमने बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए खरीदा। अब रेनोवेशन थोड़ी बार बार करोगे, और बिल्डिंग तो अभी हमने परचेज भी करी थी, तो परचेज के टाइम पर ही तुम रेनोवेशन चार्जेस पे कर रहे हो बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो इसलिए बिल्डिंग की रेनोवेशन करना बिल्डिंग के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। तो जब बिल्डिंग के अंदर ही इंक्लूड होना है तो बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और हमने पेमेंट करी है चेक से, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितनी पेमेंट बन गई? 1.5 लाख का तो ब्रिक सीमेंट है और 2 लाख का टिम्बर है, तो टोटल बन जाएगा 3,50,000। बीइंग रेनोवेशन मेड। तो ये थी हमारी ट्रांजेक्शन फिक्स एसेट्स के लिए। तो आज हमने फिक्स एसेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस की जनरल एंट्री रिकॉर्ड करना सीखा। आई होप आपको यहां तक का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम बची हुई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस की भी एंट्री रिकॉर्ड करना सीख लेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। देन हम जर्नल एंट्री के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन ट्राई करेंगे और उनका सॉल्यूशन समझेंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ आगे की वीडियोस के लिए।